अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो कि है सेल, उसके ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। सबसे पहले हम सेल से स्टार्ट लेते हैं। सेल है क्या? जब हम बायोलॉजी में सेल की बात करते हैं ना, तो सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इसने सेल डिस्कवरी का जिक्र कहाँ पे किया था? माइक्रोग्राफिया इसकी एक पब्लिकेशन थी, उसमें इसने सेल की डिस्कवरी का जिक्र किया था। और इसने कहा था सेल जो है एक एम्प्टी स्पेस है जिसके गिर्द थिक वॉल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद ओकेन ने 1805 में कहा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी होती हैं। लामार्क ने 1809 में कहा था कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक लिविंग नहीं हो सकती जब तक उसके कोई पार्ट्स में या वो खुद जो है वो सेल से ना बनी हो। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इस तरह ये जो रॉबर्ट हुक का आइडिया था ना, सेल एक एम्प्टी स्पेस है, वो गलत साबित हो गया था। नेक्स्ट शील्डन और शवान ने सेल थ्योरी पर दी थी और इनके अकॉर्डिंग क्या था, सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म है। 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सेल थ्योरी के फीचर क्या हैं? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और सेल जो हैं ये पहले से मौजूद जो प्री एक्सिस्टिंग सेल हैं उनसे बनते हैं। और सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। विर्चू ने 1855 में कहा था कि कोई भी जो है ना न्यू सेल जब उसने बनना है तो वो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनकी डिवीजन से बनेगा। लुईस पास्चर ने 1862 में विर्चू का जो आइडिया था ना उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था और इसने ए बायोजेनेसिस को गलत करार दिया था। पहले उससे ये कॉन्सेप्ट था ए बायोजेनेसिस के जो लिविंग थिंग्स हैं ना वो नॉन लिविंग थिंग्स से स्पॉन्टेनियसली बन जाती हैं। देन अगस्त वेस्टमैन ने 1880 में कहा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ना उनका कॉमन इंसेस्टर होता है क्योंकि उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हैं। अच्छा, उसके बाद सेल जो है इसमें सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं और उन ऑर्गेनेलिज में होती है डिवीजन ऑफ लेबर। ये आपको बताया कि राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम्स बनाने हैं, ठीक है, यानी कि उनके दरमियान ना डिवीजन हुई होती है कि किस ऑर्गेनेली ने क्या काम करना है। उसके बाद जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो किसकी हेल्प से? लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद न्यू तकनीक आई सेल फ्रैक्शनेशन तकनीक। ये क्या थी कि किसी फिज़िकल सोर्सेज की वजह से या केमिकल्स की हेल्प से ना हम सेल को होमोजेनाइज कर लेते थे और उसके सारे कंटेंट्स जो हैं वो सेपरेट कर लेते थे। हम किस बेस पे? वेट की बेस पे, साइज़ की बेस पे और डेंसिटी की बेस पे, ठीक है। सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की। कंपोजिशन इसमें प्रोटीन होती हैं 60 से 80%, लिपिड्स होते हैं 20 से 40%। इसके अलावा इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना तो हमारे पास 2 मॉडल्स आते हैं। फर्स्ट वन क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लिपिड बाइलेयर्स दरमियान में है और इनके ऊपर और नीचे प्रोटीन लेयर है, यानी कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच है प्रोटीन लेयर में। लेकिन इसके मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि करेक्ट नहीं है। देन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके मुताबिक क्या है कि प्रोटीन लेयर्स जो है एम्बेडेड है लिपिड बाइलेयर में, ये लिपिड बाइलेयर है और कहीं कहीं प्रोटीन लेयर जो है वो एम्बेडेड है। और 2 तरह की प्रोटीन्स हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होने वाली और इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। कौन से इजीली गुजर सकते हैं? जो नॉन पोलर होते हैं वो लिपिड से इजीली गुजर सकते हैं। उसके अलावा पोलर अनचार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर वगैरह है उनको गुजरने देती है, लेकिन जो चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं गुजरने देती। आप ये जो मिलर एंड हार्ले से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेक्चर है वो भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। ये तो बेसिकली एफएसई के कंटेंट्स हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एटीपी रिक्वायर होती है क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का आपको पता है टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? बल्क मूवमेंट की मटेरियल्स की मूवमेंट है। पिनोसाइटोसिस अगर वो लिक्विड पार्टिकल्स ले रहे हैं। फैगोसाइटोसिस अगर सॉलिड मटेरियल है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है और प्रोकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स और प्लांट सेल की जो सेल वॉल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। और बनती सेल वॉल किससे है? प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल को सक्रीट करता है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल को सक्रीट करता है। लेयर्स कितनी होती हैं सेल वॉल की? 3 लेयर होती हैं। प्राइमरी वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज,
हेमीसेलुलोज और पेक्टन। मिडल लैमेला क्या होता है कि दो जो लेबर सेल्स है ना, दो नेबरिंग सेल होती है ना, उनको किससे सेपरेट किया जाता है, मिडल लैमेला से। उसके बाद है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल थिक होती है, रिजिड होती है और इनर साइड पे है, और ये साल्ट्स की, सिलिका की, क्यूटन, लिग्निन वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या म्यूरिन की, और इसमें सेलुलोज नहीं होता। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फंक्शंस क्या हैं सेल वॉल के, शेप प्रोवाइड करती है, रिजिड होती है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म किसका पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म का। और साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक में तो सेलुलर ऑर्गेनेलिस होते हैं और दूसरा है साइटोसोल जो कि फ्लूइड लाइक है, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनेलिस जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। और इनमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके ना ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स मिलके कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं, जिसकी दोनों टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, सोल भी और जेल भी। जेल जो होता है वो विस्कस होता है नेचर में, और जो सोल होता है वो नॉन विस्कस होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म के फंक्शंस। ये स्टोर हाउस होता है वाइटल केमिकल्स का, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है। और इसमें ना जो फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं वो मूव करते रहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैस मूवमेंट से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स है साइटोप्लाज्म में, इस सारे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। एक साइड पे कंटिन्यू होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, क्योंकि वो किस में प्रेजेंट होता है, सिस्टर्नी में, जो कि अच्छा अब इसमें क्या है कि हम ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं जो कि स्टोर हो जाती है वहीं पे, या फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते। सो इसके फंक्शंस देख लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस जब हम देखते हैं, फर्स्ट वन है लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो कि एक एमसीक्यूज भी आया था 2017 में कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन टिश्यूज़ में अबंडेंट है, तो जी है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में। डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, प्लेट ने 1955 में डिस्कवर किया था। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में इक्वल अमाउंट होती है आरएनए और प्रोटीन्स की, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब राइबोसोम्स दो फॉर्म्स में होते हैं, फ्री फॉर्म है और कंबाइंड फॉर्म है, यानी कि अटैच्ड होते हैं। कहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और फ्रीली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट सब यूनिट्स, इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट 16S है और स्मॉलर 40S है, ठीक है, जो कंबाइनली 80S। अब S क्या है, S जो है ये स्वेटबर्ग यूनिट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये 70S हैं। अब स्मॉल और जो लार्जर सब यूनिट होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम आयन से। और राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ स्मॉल सब यूनिट की हेल्प से। और जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच हो मैसेंजर आरएनए के साथ, उसको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। और न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, जो राइबोसोम्स बना के बेचता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और बेसिकली क्या है, स्टैक्स हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स की, ठीक है। सैक्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, सिस्टर्नी और वेजिकल्स। अब जो सिस्टर्नी स्टैक्स है ना वो बनती कैसे हैं, फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स है, यानी वेजिकल्स जो हैं वो मिल के ना तो सिस्टर्नी स्टैक्स बना देते हैं। वेजिकल्स कहाँ से आती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब आउटर जो है वो कन्वेक्स सरफेस है, इनर जो है कनकेव सरफेस है। आउटर सरफेस को हम सिस फेस कहते हैं, इनर सरफेस को हम ट्रांस फेस कहते हैं। और अब ये बात याद रखनी है कि जितनी भी सेल प्रोडक्ट्स रिसीव होती हैं ना वो सिस फेस पे होती हैं, और जितनी भी सेल प्रोडक्ट यहाँ से जाती हैं ना मॉडिफाई होके, वो कहाँ से रिलीज़ होती हैं, ट्रांस फेस से। गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन क्या हैं, सेल सेक्रीशन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। सेल सेक्रीशंस क्या हैं, प्रोडक्ट्स जो राइबोसोम बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन्स। अब ये क्या करते हैं कि मॉडिफाई करते हैं एक्सपोर्ट से पहले, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन्स को ऐड करते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं।
देन कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड्स को ऐड करते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेली है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हैं और ये इनकी मॉर्फोलॉजी जो है बाकी सबसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है कि सिंपल सैक्स होती हैं जो मेम्ब्रेन से कवर है और उन सैक्स में क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डी डब ने 1949 में इनको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब जैसे ही हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्जेक्ट आता है ना, तो ये उसको इंगल्फ कर लेती हैं और उसको डाइजेस्टेबल पीसीज में डिवाइड कर देती हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। लाइजोसोम्स में एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एसिड फॉस्फेटेज एंड एसिड हाइड्रोलेसिस होते हैं। अब ये एंजाइम्स बनते कहाँ पे हैं? एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं ना, तो कहाँ पे बनेंगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। वहाँ से कहाँ पे आएंगी? गोल्जी बॉडीज़ पे, क्योंकि वो मॉडिफाई करते हैं। और जैसे ही गोल्जी बॉडीज़ से रिलीज़ होंगी तो हम इनको क्या कहेंगे? प्राइमरी लाइजोसोम्स। अब कुछ ऐसे मतलब होते हैं सेल जो कि ना ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उनकी ईटिंग भी जो है ना, उसमें भी लाइजोसोम इन्वॉल्व होते हैं। और ये समटाइम क्या होता है कि जो मटेरियल है सेल का वो मतलब उसका रीयूज़ हो जाता है। ठीक है, मटेरियल जो है ना उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है और सेल जो है वो रीन्यू हो जाते हैं। इसके अलावा ये एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो एंजाइम है ना लाइजोसोम में, वो सिंथेसाइज नहीं हो पाते, म्यूटेशन हो जाती है। उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो हो सकती हैं। सबसे पहली क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इसमें क्या होता है, लीवर और मसल में ना ग्लाइकोजन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम मिसिंग होता है जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। उसके बाद टे-सेक डिज़ीज़ है। टे-सेक डिज़ीज़ में क्या होता है, लिपिड्स अकामुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो एंजाइम मिसिंग होता है जो कि लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है। और ये समटाइम अगर अकामुलेट हो जाए ब्रेन सेल में तो मेंटल रिटार्डेशन और डेथ तक भी बात चली जाती है। नेक्स्ट है पैरोक्सिसोम्स। ये डी डब ने इनको भी डिस्कवर किया था 1965 में। और ये ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जो लिवर सेल में और बाकी टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होते हैं और इनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स? पैरोक्सीडेज हैं, कैटालेज हैं और ऑक्सीडेज हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन करते हैं। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है कि डायमीटर इनका 0.5 माइक्रोमीटर है और ये प्रोटोजुआ में भी प्रेजेंट हैं। पैरोक्सिसोम्स किस में प्रेजेंट है? प्रोटोजुआ में भी प्रेजेंट है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लाइकोक्सिसोम्स हैं। ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं और वो भी उनकी सीडलिंग्स में, क्योंकि उनको चाहिए होती है स्टोर फूड। अब ये क्या करते हैं प्लांट्स में कि फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। और ये इसके जो एंजाइम्स होते हैं ना ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के, वो ग्लाइकोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में जो पैरोक्सिसोम्स होते हैं उनकी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि ग्लाइकोक्सिसोम्स होते हैं ना ये सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और लिपिड रिच सीड्स में होते हैं। ऐसे सीड्स जिनमें लिपिड कम हो ना, उसमें ग्लाइकोक्सिसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे और ये होते भी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है जो प्लांट्स हैं उनमें न्यूक्लियस पेरिफेरी पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में क्या होता है कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स एनिमल्स में क्या होता है कि वैक्यूल्स वैसे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और बनते कैसे हैं? स्मॉलर वैक्यूल्स के मिलने से। इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? स्टोरेज साइट है वाटर और सेल प्रोडक्ट्स के लिए। और प्लांट्स में इनका एक सेपरेट फंक्शन है कि ये ना टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, टर्गर प्रेशर मेंटेन रखते हैं, यानी कि प्लांट की जो अपराइट पोजीशन है ना उसको मेंटेन रखते हैं। साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन जो है ना ये बेसिकली शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 3 चीज़ों से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये लॉन्ग हैं, अनब्रांच हैं और ट्यूबुलिन से बने होते हैं। फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या होता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान ना ये इनकी असेंबली और डिसअसेंबली मतलब बनते और टूटते रहते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से पतले होते हैं, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, सेल मोशन के साथ लिंक होते हैं। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं, ये सेल शेप प्रोवाइड करते हैं।
अब क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज़ एंड सेंट्रियोल। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं अमीबाइड और साइक्लोसिस में, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स अब सिर्फ प्रेजेंट हैं एनिमल सेल में। ये लोअर प्लांट्स हैं में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। और दो सेंट्रियोल जो होते हैं ना वो एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे दूसरा उसके राइट एंगल पे। अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें ना तो इनमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। अब उस एक माइक्रोट्यूब्यूल को लें तो वो आगे से 3 ट्यूब्यूल से बनी होती है। अच्छा, अब क्या होता है, जब सेल डिवीजन होनी होती है ना उससे फ़ौरन पहले सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं और जो पेयर्स हैं ना वो अपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं। इनके दरमियान में स्पिंडल बन जाता है, ठीक है। और हायर प्लांट्स में ये नहीं होते। फंक्शंस क्या है कि लोकेशन ऑफ फॉरिंग, मतलब जहाँ से ब्रेकडाउन होनी होती है ना उसको ये इंश्योर करते हैं। और इसके अलावा सीलिया फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस सेल का पावर हाउस है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो ये वेजिकल या रॉड लाइक नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मॉर्फोलॉजी इसकी कम्प्लेक्स है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, ऐसे इनर मेम्ब्रेन इसकी होती है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। अब क्रिस्टी में क्या होता है? स्मॉल नॉब लाइक पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे ऐसे स्मॉल नॉब लाइक पार्टिकल्स होंगे जिनको हम कहेंगे F1 पार्टिकल्स। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है क्योंकि इसका अपना DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे होना होता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट पायरोवेट, ये यहाँ पे उसने क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करना होता है। इसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे। और जो है ना इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स क्रिस्टी, वहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? सिर्फ प्लांट्स में। 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी और वहाँ से फूड बनती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पे। और डायमीटर इसका 4 से 6 माइक्रोमीटर है। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो एक हेट्रोजिनस सा स्ट्रक्चर नज़र आता है हमें, ठीक है, जिसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ग्रेन्यूल्स जो हैं, ग्रेना जो हैं, वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इसके 3 पार्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इन्वेलप है, सेकंड वन इज सेट्रोमा, थर्ड वन इज थैलेकॉइड। अब सबसे पहले है इन्वेलप। इन्वेलप जो है ना ये डबल मेम्ब्रेन से बनती है, यानी डबल मेम्ब्रेन जो है इसने कवर किया होता है। उसके बाद स्ट्रोमा जो है एक फ्लूइड है, ठीक है, जो थाइलेकॉइड को सराउंड कर रहा होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स हैं और सर्कुलर DNA प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है ताकि शुगर प्रोड्यूस हो सके, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो सके। थैलेकॉइड क्या है? ये फ्लैट वेजिकल्स हैं, ठीक है। और 2 कंपोनेंट्स होते हैं इनमें, ग्रेना और इंटरग्रेना। ग्रेना ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद ग्रेनम जो है ना, ग्रेना यानी कि वो इंटरकनेक्टेड है इंटरग्रेनम के साथ, यानी ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे क्या होता है? सनलाइट ट्रैप होती है और ATP बनता है। यहाँ पे क्या था? कार्बन फिक्स्ड की जाती है शुगर में। और ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? पेटल ऑफ फ्लावर्स में प्रेजेंट है और जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, राइपन फ्रूट्स, उनमें होता है। ये बेसिकली पोलिनेशन में और सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, कलरलेस होता है और रूट्स वगैरह भी प्रेजेंट होता है। देन हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को स्टडी किया था। न्यूक्लियस आपको पता है कि सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी की हैं उनको कंट्रोल करता है। एनिमल सेल में सेंटर में होता है, प्लांट सेल में पेरिफेरी पे होता है। अब न्यूक्लियस जो है ना ये नॉन डिवाइडिंग सेल में विजिबल होता है 2 फॉर्म्स में, क्रोमेटन होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। DNA कहाँ पे वैसे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में।
न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और क्रोमोसोम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन कनेक्टेड होती हैं कैसे? न्यूक्लियर पोर की हेल्प से। न्यूक्लियर पोर्स जो है ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इनका, ये सिंपल पोर्स नहीं होते, ठीक है। इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और ये सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल्स को इस साइज़ के होते हैं कि आरएनए मॉलिक्यूल्स गुजर सके और डीएनए मॉलिक्यूल्स को नहीं गुजरने देता। ये किसी सेल में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और किसी में बहुत कम हो सकते हैं। देन न्यूक्लियोलस है, ये फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, एक पेरिफेरल ग्रैनुला है और दूसरा जो है सेंट्रल फिब्रल है। पेरिफेरल ग्रैनुला में क्या होता है? प्रिकर्सर्स होते हैं राइबोसोम फॉर्मेशन के। और जो सेंट्रल फिब्रल्स है यहाँ पे राइबोसोमल डीएनए और राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन क्रोमोसोम्स, आपको पता है नॉन डिवाइडिंग सेल में तो क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते, डिवाइडिंग सेल में विजिबल होते हैं। सेंटर में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है, क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स में किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। और इन्फॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में। जीन्स इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है वो स्पीशी वाइज होता है। फ्रूट फ्लाई में 8 हैं, फ्रॉग में 26 हैं, चिंपैंजी में 48 हैं, ह्यूमन में 46 हैं, अनियन में 16 है और गार्डन पी में 14 है। ये आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली फ्रूट फ्राई में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड पे। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन कौन से थे? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन कौन से थे? वैक्यूल, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अलावा पैराक्सीसोम्स और ग्लाइकोसोम्स। नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन से थे? राइबोसोम्स, सेल वॉल एंड साइटोस्केलेटन। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो भी इसमें ऐड कर लें। सो ये था हमारा चैप्टर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर 5 देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।